हमने ये सारी चीजें रिवाइज कर ली है, अब यहां से स्टार्ट करेंगे। पहला पॉइंट पढ़ लिया था अपन ने। पहला पॉइंट क्या बोल रहा था? 3 बातें थी इसमें, शॉर्ट में बताया था, बताओ। गुड। हम ये कह रहे हैं कि भैया सबसे पहले मैंने ये मीटिंग कराई, तुम सब मेरे मेंबर्स, तुमसे पूछ रही हूँ ये सब लेकर आ जाओ, तुम लोग बोल रहे हाँ, तो इसी मीटिंग में डिसाइड कर लूं कि कौन से रूट से लेके आ रही हूँ, डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट। तो इसी मीटिंग में डिसाइड हो जाए कि भैया ट्रस्ट रूट से लेकर आ रहे हो। फिर हमने ये पढ़ा था कि आप चाहो तो मेथड चेंज भी कर सकते हो, लेकिन मेथड चेंज करने के लिए आपको फिर से क्या करवाना पड़ेगा? एसआर पास करवाना पड़ेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन। फिर उन्होंने कहा कि अगर आपकी प्लानिंग क्या है, नए शेयर्स इश्यू नहीं करने हैं, पुराने शेयर्स ही चाहिए, तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, ट्रस्ट। अगर आप गिफ्ट में देना चाहते हैं वो भी पुराने ही शेयर दोगे, या फिर बोथ, इन सारे केसेस में आपके पास एक ही मेथड बैठती है, वो है ट्रस्ट। पढ़ लिया था ये? चलो, फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ लिया था। सेकंड पॉइंट यहां से फ्रेश है। अ कंपनी में इंप्लीमेंट सेवरल स्कीम, एक ही ट्रस्ट है, ठीक है। ट्रस्ट क्या है? एक। ट्रस्ट का नाम क्या था? एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट। ट्रस्ट का नाम फिर से, एम्प्लॉय के वेलफेयर के लिए ट्रस्ट बनाया गया है, ठीक। चलो, अब जो ये ट्रस्ट है ये क्या कर सकती है? ये सेवरल स्कीम्स को इंप्लीमेंट करवा सकती है। मेरी कंपनी इसॉप लेके आ रही है, लेकिन जरूरी थोड़ा है बस इसॉप लेके, मैं रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी दे सकती हूँ, मैं जनरल बेनिफिट्स भी दे सकती हूँ, मैं एसआर भी दे सकती हूँ, और मैं परचेज स्कीम भी दे सकती हूँ। तो क्या एक ट्रस्ट इतनी सारी स्कीम को मैनेज कर सकता है? हाँ, कर सकता है। सिंगल ट्रस्ट सारी स्कीम को मैनेज कर सकता है। रीड कर रहे हैं, अ कंपनी में इंप्लीमेंट, कंपनी चाहे तो इंप्लीमेंट करवा सकती है सेवरल स्कीम एज परमिटेड अंडर दिस रेगुलेशन थ्रू अ सिंगल ट्रस्ट। हाउएवर, सिंगल ट्रस्ट को बोला कि भाई तू एक काम तो करना जरूर, इतनी सारी स्कीम तू मैनेज कर रहा है, तो सबके लिए क्या करना? प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना, रिकॉर्ड एंड डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करके रखना, सबका सेपरेट। बात समझ में आई? तो क्या एक ट्रस्ट बहुत सारी स्कीम मैनेज कर सकता है? आंसर है यस, लेकिन कंडीशन क्या है? प्रॉपर मेंटेन करेंगे बुक्स ऑफ एन अकाउंट एंड रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स फॉर ईच सच स्कीम। हर एक स्कीम की डिफरेंट डिफरेंट सेपरेट अपन को करनी पड़ी। टू एक्सप्लेन इट्स ट्रांजेक्शन एंड डिस्क्लोज टू एनी पॉइंट ऑफ टाइम द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ईच स्कीम, हम सारी चीजें ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल पोजीशन बता सके, इसीलिए। सेकंड पॉइंट समझ में आए? पक्का? चलो, थर्ड पॉइंट की तरफ जाते हैं। तो क्योंकि हमने एक ट्रस्ट बनाया है, तो एक ट्रस्ट डीड साइन होगी, ठीक। अब ये ट्रस्ट डीड साइन होगी तो उसमें एक ट्रस्टी भी बैठेगा। चलिए, क्या बात कह रहे हैं, रीड करते। A trust deed under which trust is formed shall be contain the provision specified in part A of the schedule 1। अब ये जो आपका रेगुलेशन चल रहा है, रेगुलेशन आपका क्या चल रहा है, नाम बताओ सभी के। शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट्स एंड सर्टिफिकेट शेयर रेगुलेशन 2021। हर रेगुलेशन में अपने खुद के शेड्यूल्स होते हैं, तो इस रेगुलेशन में जो गिवन शेड्यूल है, शेड्यूल नंबर कौन सा? 1, 1 बोलेंगे इसे, ठीक है। शेड्यूल 1, शेड्यूल 1 में बहुत सारे पार्ट है, पार्ट ए बी सी डी ई एफ ऐसे हम जाएंगे, ठीक है। तो शेड्यूल 1 का जो पार्ट ए है उसमें किसके बारे में बता के रखा है? इसॉप स्कीम। ऐसे अभी आगे चल के जब हम पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, पार्ट है, पार्ट ए बी सी डी ई। तो पहले ही बता दूं, पार्ट ए किसकी बात करता है? इसॉप स्कीम। वेरी गुड, है ना। पार्ट 2 कितना बताता है, कौन सी स्कीम है? परचेज स्कीम, नाम बता रही हूँ। पार्ट 3 में क्या दे रखा है? सार। डी में क्या दे रखा है? जनरल। एंड ई में क्या दे रखा है? मतलब सीक्वेंस फॉलो करोगे तो सीक्वेंस वाइज पार्ट ए बी सी डी आपको याद रहेगा, ठीक है। तो अभी बस आगे चल के ये हम भी पढ़ेंगे। तो अभी पार्ट ए पहले उसने बोला, तो मैंने आपको पार्ट ए पहले बता दिया भैया। पार्ट ए में क्या दे रखा है? पार्ट ए में दे रखा है इसॉप की स्कीम। तो इन्होंने कहा कि क्योंकि आप ट्रस्ट डीड साइन कर रहे हो, तो ट्रस्ट डीड में आप जो प्रोविजंस होंगे, तो कौन से वाले प्रोविजंस लिखना? जो इसॉप के पार्ट ए में शेड्यूल में गिवन है, शेड्यूल देखो वैसे डीड बना लो। क्लियर है? तो डीड में वो सारी बातें कवर होनी चाहिए। दीज रेगुलेशन ट्रस्ट डिड एनी मॉडिफिकेशन thereto shall be mandatory file with the recognized stock exchange। ठीक है, क्या बोला है? कोई भी जो भी मॉडिफिकेशंस होंगे तो प्लीज वो भी आप फाइल कर देना कि हाँ ये चेंजेस हुए। क्लियर है? पहला, दूसरा, तीसरा, 3 पॉइंट क्लियर है। पहला पॉइंट क्या था? जब परमिशन ले लो तो उसी टाइम पे ट्रस्ट फॉर्म देख लो, ठीक है, अगर ट्रस्ट का प्लान है तो। दूसरा, चेंज करना है तो चेंज कर सकते हो, फिर से एसआर। नेक्स्ट क्या बोला? अगर आपका प्लान सेकेंडरी मार्केट और गिफ्ट और बोथ है
तो फिर आपके पास एक ही रूट है, दैट वाज ट्रस्ट। सेकंड पॉइंट हमने क्या पढ़ा, एक सिंगल ट्रस्ट बहुत सारी स्कीम मैनेज कर सकता है, लेकिन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट, रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट। थर्ड पॉइंट, वेरी गुड, डीड बना रहे हो, डीड में वो सारी बातें कवर होनी चाहिए जो शेड्यूल 1 के पार्ट ए में गिवन है। डन। बीइंग अ सीएस आप क्या करोगे, जब सीएस बन जाओगे शेड्यूल 1 निकालोगे, उसका पार्ट ए देखोगे, उसमें जितनी बातें हैं आप ट्राई करना कि भैया हमारा जो ट्रस्ट डीड बन रहा है उसमें सारी बातें कवर है कि नहीं, नहीं है तो इंसर्ट करो। ठीक, चलो नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट इंपॉर्टेंट। अब यहां पे ट्रस्टी कौन बनेगा, पहले भी ट्रस्ट की बात हो रही है। एनी पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज अ ट्रस्टी। ट्रस्ट का नाम बताओ, एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट। एम्प्लॉय वेलफेयर जो ट्रस्ट है इसमें ट्रस्टी कौन बनेगा, इन्होंने कहा कोई भी पर्सन ट्रस्टी बन सकता है इस ट्रस्ट का, लेकिन ध्यान रखना है एक्सेप्ट इन केस सच पर्सन इज अ डायरेक्टर, केएमपी, प्रमोटर ऑफ द कंपनी। इन्होंने कहा कोई भी पर्सन ट्रस्टी बन सकता है, लेकिन ये लोग ट्रस्टी नहीं बनेंगे। अब हम चाहते कि काम एकदम सेपरेट हो, इंडिपेंडेंट तरीके से हो। अगर इंडिपेंडेंट पर्सन काम करेगा तो फेयर तरीके से काम करेगा। तो आपने अपने कंपनी के ही डायरेक्टर को, अपने कंपनी के ही डायरेक्टर को क्या बना दिया, ट्रस्टी बना दिया। नहीं बना सकते, किसी भी पर्सन को बना सकते हो, लेकिन इन लोग को नहीं बनाओगे, एक्सेप्ट से जो भी है वो नेगेटिव है। कंपनी का डायरेक्टर नहीं, ना केएमपी ना प्रमोटर, मतलब कौन कौन नहीं, डायरेक्टर, केएमपी, प्रमोटर नहीं। आईटेक्स कंपनी इसॉब लेकर आ रही है, मैं एक ट्रस्ट बना रही हूँ, उस ट्रस्ट में ट्रस्टी अपने डायरेक्टर को अपॉइंट नहीं करूंगी, अपने प्रमोटर को अपॉइंट नहीं करूंगी, अपने केएमपी को अपॉइंट नहीं करूंगी, ना अपनी कंपनी के और ना ही अपने ग्रुप कंपनी के। ग्रुप कंपनी का भी डायरेक्टर, केएमपी, प्रमोटर नहीं, इंक्लूडिंग होल्डिंग कंपनी का भी नहीं, सब्सिडी का भी नहीं, एसोसिएट का भी नहीं, एनी रिलेटिव ऑफ सच डायरेक्टर और केएमपी। हमने कहा कि ठीक है रॉकी सर को नहीं बैठा रहे तो रॉकी सर के भाई को बैठा दे क्या, उनको भी नहीं। साफ साफ बोल दिया रिलेटिव भी नहीं डायरेक्टर का, केएमपी का या फिर प्रमोटर का। बात समझ में आई। तो क्या अगर मैं सिंपल लैंग्वेज तुम्हें बोलूं तो कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडी कंपनी, एसोसिएट कंपनी का डायरेक्टर, केएमपी, प्रमोटर और इन सब के रिलेटिव भी नहीं अपॉइंट हो सकते। बात समझ में आ रही है, ठीक। चलो, ऐसा कोई भी इंसान अपॉइंट नहीं होगा जो कंपनी का कितना होल्ड करके बैठा है, 10% और मोर, ठीक है। अब यहां पर सीन क्या है, साफ साफ बस आपको ये बोलना चाह रहे हैं कि भाई ट्रस्टी एकदम इंडिपेंडेंट पर्सन होना चाहिए। तो ट्रस्टी वही इंसान बनेगा, वही इंसान बनेगा जो ये सब नहीं है, और ना ही बेनिफिशियल होल्ड करके बैठे 10% और मोर ऑफ द पेड शेयर कैपिटल या फिर वोटिंग राइट। क्या इन एलिजिबिलिटी समझ में आई। कोई भी पर्सन, देखो ये बेयर एक्ट है, बेयर एक्ट में ऐसी चीजें लिखी रहती है, कोई भी पर्सन नहीं, कोई भी पर्सन बन सकता है एक्सेप्ट दिस, या फिर बोलते ये लोग नहीं बन सकते, तुम सीधा लिख सकते हो कि भैया ये लोग इनएलिजिबल है। नेक्स्ट यहाँ पे हावेवर से बात क्या है, चेंज है। हावेवर अगर किसी भी इंडिविजुअल, इंडिविजुअल मतलब का, इंडिविजुअल लॉ में इंडिविजुअल मतलब इंसान, इंडिविजुअल मतलब क्या होता है, इंसान। कोई भी इंसान को बनाना चाहते हो बनाओ। आप चाहो तो ट्रस्टी में किसे बैठा सकते, ओपीसी मतलब कंपनी को भी, लेकिन कंपनी कौन सी, 1% कंपनी। 1% कंपनी वही कंपनी जो डिफाइंड है कहां पर, कंपनीज एक्ट, इज अपॉइंटेड एज अ ट्रस्टी। आप ट्रस्टी में इंसान भी बैठा सकते हो, कंपनी भी, ओपीसी कंपनी भी बैठा सकते हो। मिनिमम 2 सच ट्रस्टी। इन्होंने कहा अगर इंसान बैठाओगे तो साफ साफ बोल दिया मिनिमम 2 सच ट्रस्टी, एंड इन केस ऑफ द कॉर्पोरेट एंटिटी अपॉइंट एज अ ट्रस्टी तो सोल ट्रस्टी। मतलब सिंपल भाषा में अगर आपको बताऊं, अगर ओपीसी और इंडिविजुअल है, अगर ओपीसी इंडिविजुअल है तो आपको क्या करना है, एटलीस्ट 2 ट्रस्टी। लेकिन कोई भी और इसके अलावा नॉर्मल कंपनी है तो सिंगल ट्रस्टी, वो कंपनी ही सिंगल ट्रस्टी है, इससे ही काम चल जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है। अगर इंसान को बना रहे हो तो 2 चाहिए, और ओपीसी को बना रहे हो तो भी 2 चाहिए। क्यों 2 चाहिए, क्योंकि ओपीसी में क्या होता है, एक ही इंसान होता है। तो जब एक ही इंसान होता है तो ऐसे हमें इस केस में क्या चाहिए, 2 ट्रस्टी चाहिए। लेकिन अगर कोई बॉडी कॉर्पोरेट है तो भैया कंपनी, कंपनी के पीछे उसकी पूरी की पूरी टीम है, अच्छा बड़ा वर्चस्व है, मेंबर्स बहुत सारे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने साफ साफ बोल दिया क्योंकि कंपनी एक अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है, इसे सिंगल कंपनी अपॉइंट किया तो आप बस कंपनी को एक सिंगल कंपनी, लेकिन अगर वो इंसान ओपीसी होते तो 2 लोग एटलीस्ट तो होने चाहिए। क्लियर, लैंग्वेज रीड कर लिया। चलो फोर्थ पॉइंट क्लियर है, फोर्थ पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एलिजिबिलिटी बताता है। फिफ्थ पॉइंट, ट्रस्टी ऑफ द ट्रस्ट
विच गवर्न अंडर दीज रूल्स रेगुलेशन नॉट वोट। बताओ मुझे प्रोसीजर बताओ क्या हो रहा था। कंपनी, एक तरफ हमारी कंपनी है, कंपनी ने क्या बनाया, ट्रस्ट, और ट्रस्ट किससे डील करती है, एम्प्लॉय से डील करती है। याद करो ट्रस्ट को क्या किया था, कंपनी ने लोन दिया था। लोन में क्या दे दिए थे, शेयर इश्यू करके दिया था, यस और नो, ऐसे क्या था। अब इन्होंने यहां पे बोला कि भैया शेयर तो हमने इसको दे दिया, लेकिन ये एम्प्लॉय कब एक्साइज करने आएंगे मेरे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग, 4 साल के बाद। लेकिन इन्होंने तो अभी शेयर्स दे दिए, जल्दी शेयर्स दे दिए। तो जब इनके पास शेयर्स हैं तो क्या ये मालिक है क्या इस ट्रस्ट, क्या इस शेयर्स के मालिक है क्या, तो क्या इनको इसके लिए क्या वोटिंग राइट्स मिल जाएंगे, बिल्कुल नहीं मिलने वाले। तो यहाँ पे सिंपल बस वो यही कह रहे हैं कि भैया तुम ट्रस्टी हो, तुमने बस एज पर रूल्स रेगुलेशन शेयर्स होल्ड करके रखा है, इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास वोटिंग राइट है, आपके पास बिल्कुल भी वोटिंग राइट नहीं है। ट्रस्टी ऑफ द ट्रस्ट which is governed under these regulations shall not vote in respect of these shares held by such trust so as to avoid any misuse। हमने ये सारी चीजें उसको इसलिए नहीं दी क्योंकि भैया कुछ भी मिसयूज वगैरह ना हो, मालिक थोड़ी ना है, मालिक तो वो होगा जो एक्चुअल में एक्साइज करेगा, जो कि एम्प्लॉयज होंगे। बात समझ में आ रही है, पक्का। 6 पॉइंट में आऊं, ट्रस्टी इंश्योर करेगा कि सारी रिक्विजिट अप्रूवल मिल जाए शोल्डर से, हैज बीन ऑब्टेन बाय द कंपनी इन ऑर्डर टू एनेबल द ट्रस्ट इंप्लीमेंटेशन। जो भी स्कीम चल रही है, अब वो चाहे सेकेंडरी एक्विजिशन से ही क्यों ना हो, ट्रस्टी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो जो जब जब जो जो रिक्वायरमेंट थी अप्रूवल्स की वो आपने करवा लिया। 6 पॉइंट हो गए। पहला, एसआर पास करते वक्त डिसाइड कर लो कि ट्रस्ट रूट से आ रहे हो, ठीक है, और उसमें बहुत सारी बातें चेंजेस एंड ऑल ये सब, ठीक। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, स्पेशल रेजोल्यूशन, और तो ये फर्स्ट के ही 1 2 3 पॉइंट है, ठीक है। चलो सेकंड पॉइंट, एक सिंगल ट्रस्ट मैनेज कर सकता है, लेकिन प्लीज रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना। तीसरा पॉइंट, ट्रस्ट डीड बनाना, डीड में सारी चीजें कवर करना जो पार्ट ए और शेड्यूल 1 में। फोर्थ पॉइंट, एलिजिबिलिटी बताई इन्होंने। पहले एलिजिबिलिटी क्या है, इन एलिजिबिलिटी है, कौन कौन ही बनेगा, डायरेक्टर, केएमपी और प्रमोटर, और इनके रिलेटिव भी, ना कंपनी का हो, ना होल्डिंग का, ना सब्सिडरी का, ना एसोसिएट का, ठीक है। फिर इसके बाद एलिजिबिलिटी क्या है, कोई भी इंडिविजुअल बन सकता है, ओपीसी बन सकता है। अरे हाँ 10% वाली बात रह गई, जिसके पास 10% तक की होल्डिंग है वो भी नहीं बनेगा, क्योंकि वो कंपनी का ज्यादा सगा हो गया ना, ठीक है। चलो फिर इन एलिजिबिलिटी में इंडिविजुअल ओपीसी बन सकते, लेकिन 2 ट्रस्टी रखना। नॉर्मल कंपनी को रखोगे तो उसी को रखने से काम चल जाएगा। मतलब ट्रस्ट एक आर्टिफिशियल बॉडी, इसमें ट्रस्टी भी कोई आर्टिफिशियल बॉडी बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट क्या बोलता है कि भाई तुम तो ट्रस्टी हो, ट्रस्ट के फॉर्म में होल्ड करके बैठे हो तो वोट नहीं करोगे, और ट्रस्टी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जब जब जो जो अप्रूवल चाहिए होगी शोल्डर की लेने का, ठीक। चलो नेक्स्ट रीड करेंगे, डज नॉट डील इन डेरिवेटिव। क्या होता है ये डेरिवेटिव, फ्यूचर, है ना। इन्होंने कहा भैया कोई डेरिवेटिव में डीलिंग नहीं होगी, सारी चीजें डिलीवरी बेस्ड होंगी, तुरंत तुरंत। डेरिवेटिव में डील नहीं होगा तो किस में होगा, साफ उन्होंने बोल दिया भैया डिलीवरी बेस्ड ट्रांजेक्शन होंगे, तुरंत होंगे, ऑन स्पॉट होंगे, जो भी रेगुलेशन अलाउ कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, सब्जेक्ट टू रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनीज एक्ट। कंपनी में क्या कर सकता है, थोड़ा ये पॉइंट पढ़ो, कंपनी उधार दे सकता है ट्रस्ट को। कंपनी क्यों उधार दे रहा था ट्रस्ट को, शेयर्स खरीदने के लिए। तो ये चीज हमने कंसेप्ट पहले ही टाइप में समझ लिया, ये बस हमें यहाँ पे पॉइंट्स बताए कि कंपनी में लेंड द मनी टू द ट्रस्ट एप्रोप्रिएट टर्म्स एंड कंडीशन थ्रू न्यू इशू या फिर सेकेंडरी एक्विजिशन। अगर नए शेयर्स इश्यू करो चाहे सेकेंडरी, हमने देखा था ट्रस्ट के फॉर्म में जब चीजें हो रही थी तो यस उन्हें उधार दिया जा रहा था, क्योंकि ट्रस्ट के पास कोई पैसे वैसे नहीं थे, और ट्रस्ट पैसे कब देगा, जब एम्प्लॉय एक्साइज करके उनको पैसे दे देंगे तो बाद में वो उसको चुकाएगा, ठीक। 8 पॉइंट समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, शोल्डिंग ऑफ द ट्रस्ट शेल बी, बैलेंस शीट में क्या दिखाओगे, अभी एम्प्लॉय ने तो शेयर्स लिया नहीं, तो बैलेंस शीट में एंट्री तो करेंगे, लेकिन वो क्या लिखेंगे हम, ये नॉन प्रमोटर नॉन पब्लिक शेयर होल्डिंग है, ना तो ये प्रमोटर का है और ना तो ये अभी पब्लिक का है। क्यों, क्योंकि ये तो अभी किसके पास होल्ड करके बैठा है, ट्रस्ट के पास। तो बैलेंस शीट में एक अकाउंट डालना, एक पॉइंट डालना कि ये नॉन प्रमोटर नॉन पब्लिक, और उसमें लिख देना इतना अमाउंट, वो जो इसॉप की स्कीम के अकॉर्डिंग ट्रस्ट में रखा हुआ है, ठीक। चलो नीचे एक्सप्लेनेशन ये बोल रहा है
कि शेयर्स क्योंकि ट्रस्ट के पास है, वो पब्लिक का पार्ट नहीं है, तो वो इस चीज को बस एक्सप्लेन कर रहा है। नीचे 10 पॉइंट, सेकेंडरी एक्विजिशन। सेकेंडरी एक्विजिशन समझते हो क्या है? सेकेंडरी एक्विजिशन बताओ। सेकेंड हैंड मार्केट, सेकेंडरी मार्केट स्टॉक एक्सचेंज से, ठीक है। चलो, इन अ फाइनेंशियल ईयर ट्रस्ट ने लोन लिया, उधार लिया, किससे? कंपनी से, और जाके मार्केट से शेयर्स खरीद रहे। तो मार्केट से जब वो शेयर्स खरीदेगा, उसको जितना भी खरीदना है तो एक बार में सब खरीद लेगा क्या? नहीं। इन्होंने कहा भैया 4 साल है, टाइम है आराम से। तो एक काम करना, कभी भी आप एक फाइनेंशियल ईयर में कितने ज्यादा नहीं, 2% से ज्यादा नहीं। कितने परसेंट? 2% ऑफ द पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। आज मैं ट्रस्ट हूं, आज मुझे इशू करना है, सॉरी आज मुझे खरीदना है, तो मैं पिछले साल का देखूंगी कि कंपनी का इक्विटी कितना है, उसका 2%, उसका 2%, उससे ज्यादा मैं सेकेंडरी मार्केट से शेयर खरीद नहीं सकता। लिमिट कर दी। अब रुक जाओ, बता रही हूं मैं। लिमिट फिक्स है 2% ही। अब मैं एग्जाम्पल लेती हूँ, 1 करोड़ इक्विटी कितना है मेरा? 1 करोड़। तो मैं कितना निकाल सकती हूँ 1 करोड़ का? 2% कितना? 2 लाख, ठीक है। तो आज जब मैं सेकेंडरी मार्केट इसॉप स्कीम के अकॉर्डिंग मुझे 5 लाख चाहिए। स्कीम के अकॉर्डिंग ट्रस्ट को कितने चाहिए? 5 लाख। अब मैं एक फाइनेंशियल ईयर में कितना ले सकती हूँ? 2%। तो मेरे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग मैंने इक्विटी देखा पिछले साल का, और मैं कितना कर रही हूँ भाई? 2 लाख ही कर पाऊंगी, लेकिन मुझे चाहिए कितना? 5 लाख। तो मेरे पास टाइम है ना प्रॉपर 4 साल का, ठीक है। तो इस साल मैंने कितने कर लिया? 2 लाख। नेक्स्ट ईयर कितना कर लूंगी? 2 लाख। फिर नेक्स्ट ईयर कितना कर लूंगी? 5 चाहिए ना मुझे, हमेशा दो करती रहूंगी क्या? तो जितनी रिक्वायरमेंट, इन्होंने कहा हमने ना सेकेंडरी मार्केट से शेयर्स परचेज करने की ट्रस्ट को एक लिमिट तय कर दी है। क्या है वो लिमिट भैया? 2%। इक्विटी शेयर देखो, उसका 2% ही आप कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा। हो सकता है कि ये 5 करोड़ की जगह मैंने इसको क्या कर दिया, सॉरी 1 करोड़ की जगह मैंने क्या कर दिया, इसे 5 करोड़ कर दिया। मेरा एग्जाम्पल चेंज है अभी। कंपनी का इक्विटी 5 करोड़ है, अब इसका 2% कितना होगा जरा कैलकुलेट करो। 10 लाख होगा। तो ये जो हमारा ट्रस्ट है कितना निकाल सकता है? 2%। 2% के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा? 10 लाख। लेकिन हमें चाहिए कितना? 5, तो कम करेंगे ना भाई, ठीक है। तो अब वो किस्मत है कि इक्विटी में कितना होगा, उसका हमें इन लोगों ने लिमिट तय कर दी। ट्रस्ट को क्या बोलते भैया, तुम ज्यादा नहीं निकाल सकते 2%। अब वो लिमिट के अंदर हो या लिमिट के बाहर, तो भैया बाद में नेक्स्ट ईयर देख लेना। क्लियर? चलिए, द टोटल नंबर ऑफ द शेयर्स ऑफ द सेकेंडरी एक्विजिशन हेल्ड बाय द ट्रस्ट। इन्होंने कहा 1 साल की लिमिट तो कितनी है? 2%। लेकिन एट नो पॉइंट ऑफ टाइम, कभी भी याद रखना, नीचे जो कुछ लिमिट्स हमने ए बी सी में दे रखी है, उस लिमिट को आप एक्सीड नहीं करेंगे। मतलब कुछ पूछ रहा है? तो ये ट्रस्ट की नालायकी है, क्योंकि ट्रस्ट के पास तो समय था ना, वो नहीं खरीद पाया। मतलब अग्रीमेंट हुआ था, किसके कारण? तो फिर हमारी स्कीम ही फिर गलत है, हमारी प्लानिंग ही गलत है। जब तुम एज अ सीएस तुम स्कीम बनवाओगे, तुम स्कीम जब बनवाओगे तो तुमको पता रहेगा कि भैया तुम्हारी कितनी लिमिट है, तो तुम इतनी ज्यादा लिमिट कर ही क्यों रहे हो। फॉर एग्जाम्पल हमारे इसके अकॉर्डिंग मैं कर देती हूँ भैया, कितना कर दिया, कितना लाना है? इतना ला पाओगे क्या? स्कीम ही गलत है, इतना ला ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि भैया 4 साल के हिसाब से 2% के हिसाब से आप कभी ला ही नहीं सकते। तो आपका जो स्कीम फर्स्ट टाइम जब आपने स्कीम बनाई थी ना, उसे टाइम पे आपने गलत स्कीम बनाई थी, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। आपको ऐसी स्कीम बनानी जो पॉसिबल हो ना, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, कभी भी आपकी स्कीम इस लिमिट को क्रॉस नहीं करेगी। देखो यही वो लिमिट जो अभी ऊपर भी था। इन्होंने कहा कि अगर आप इसॉब लेके आ रहे हो ना, कभी भी आप 5% ज्यादा ला ही नहीं सकते। अब मेरे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग मैंने कहा 5 करोड़, तो क्या 5 करोड़ का मैं क्या ला सकती हूँ? इतना ला सकती हूँ क्या? कभी भी आप इस लिमिट को क्रॉस करोगे ही नहीं। मतलब आपकी लिमिट है इसॉप की 5%, परचेज स्कीम की क्या है? 5%। सी में क्या था? सार। ये क्या बोलते हैं भी? 5%। मतलब स्टॉक एप्रिसिएशन राइट, कोई भी 5% की लिमिट को क्रॉस नहीं करेगा। पार्ट डी क्या बोलता है? जनरल बेनिफिट। ई क्या बोलता है? रिटायरमेंट राइट। इनकी लिमिट कम है 2%, ठीक। अब इन्होंने कहा अगर आप आईटेक्स कंपनी है और आईटेक्स कंपनी सारी स्कीम्स लेके आती है, सबकी इंडिविजुअल, ये बोल दिया सबकी इंडिविजुअल क्या है? 5%, 5, लेकिन सबका क्लब अगर किया जाएगा तो भी
5% को क्रॉस मत करना कभी भी, ये लिखा है ना, ऑन एनी पॉइंट ऑफ टाइम कभी भी आप 5% को क्रॉस नहीं करोगे। मतलब आप अपने एम्प्लॉय को इतने ज्यादा शेयर्स दे ही नहीं सकते, इतनी सारी बेनिफिट्स दे ही नहीं सकते, वो ये कहना चाह रहा है। मतलब आपकी कंपनी के पास इसॉप से आप कह रहे हो कि भैया 50% हमने अपने एम्प्लॉइज को दे रखा है, भैया कैसे दे सकते हो, बिल्कुल नहीं दे सकते, क्योंकि लिमिट तय करवा दी इन्होंने कि भैया कभी भी आप 5% है। आपने कहा कि आप बहुत सारी स्कीम लेके उनका भी मिला के 5% कभी भी क्रॉस नहीं करोगे। बात समझ में आई? अब मेरा सेम एग्जाम्पल, 5 करोड़ का, 5 करोड़ का 5% कितना होता है? 25 लाख। अब मैंने कहा कि भाई मैं इतना ला रही हूं, ला सकती हूँ क्या? ला ही नहीं सकती। मतलब मेरी मैक्सिमम ही लिमिट कितनी हो गई, मैं 25 लाख ही ला सकती हूँ 5%, वो भी इक्विटी का आपको कैलकुलेट करना है कभी भी। अब मेरे पास अच्छा खासा, मैंने एम्प्लॉय को बोले तो मैं 10 साल काम करना पड़ेगा, लेकिन हर साल मैं क्या करूँ, 2% कर रही हूँ। तो इन्होंने कहा कि भाई कभी भी आपको क्या करना है, सबका एक साथ क्लब करेंगे। मैंने इस साल 2% किया, फिर नेक्स्ट ईयर 2%, फिर 2%, 2%, कभी भी मैं मिलाकर 5% को क्रॉस नहीं करूंगी। तो आपको 5% के अकॉर्डिंग मेरा कितना होता है, 25 लाख। 25 लाख को मैं कभी भी क्रॉस नहीं करूंगी एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग। क्या बात समझ में आ रही है? पक्का? हमने कहा कि नहीं, हम इसॉब लेके आते हैं 5% और ये लेके आते हैं 5%, तो ये तो 10 हो गया। नहीं, इनको 2.5 लेके आओ, इसको 2.5 लेके आओ, दोनों का मिला के 5%, कभी भी क्रॉस नहीं होना चाहिए। क्लियर है? पक्का? चलो नेक्स्ट 12 पॉइंट। पहले कुछ वर्ड है, इसका मीनिंग समझेंगे। क्या लिखा है? एप्रोप्रिएटेड लिखा है तो समझ जाना एम्प्लॉय ने परचेज कर लिया, मतलब एक्साइज कर लिया। अनएप्रोप्रिएटेड है मतलब उन्होंने एक्साइज नहीं किया। याद करो, मार्केट देखकर जाएंगे ना, मार्केट में अगर वैल्यू अच्छी है तो क्या करेंगे, मार्केट की वैल्यू अच्छी है या फिर कंपनी की, भैया हमें कंपनी अगर सस्ता देगी तो हम खरीदेंगे, कंपनी अगर महंगा देगी तो हम नहीं लेने वाले। कंपनी ने सस्ता दिया तो हमने अप्रोप्रिएट कर लिया, कंपनी ने भैया महंगा दिया तो हमने अनअप्रोप्रिएट किया। बात समझ में आ गई? ठीक। अब ये परचेज और नॉट परचेज नहीं बोलने वाले, ये अप्रोप्रिएट और अनअप्रोप्रिएट बोलेंगे। तो प्लीज टेक्निकल वर्ड आप समझ जाना और लिखते वक्त भी आप यूज करो, तभी जाके आपका आंसर थोड़ा सा है ना बेटर बनेगा। चलिए ये लिख लिया। चलो अब एक बार ट्राई करो, रीड कर कर समझो, लैंग्वेज समझ में आ रही है क्या? अनएप्रोप्रिएटेड इन्वेंट्री ऑफ द शेयर्स। अनएप्रोप्रिएटेड मतलब नहीं एक्साइज किया, नॉट परचेज, आर नॉट बैक्ड बाय द ग्रांट, इन्होंने हमने नहीं दिया था या फिर दिया था तो इन्होंने नहीं लिया। एक्वायर्ड थ्रू सेकेंडरी एक्विजिशन बाय द ट्रस्ट, ट्रस्ट ने क्या किया था, सेकेंडरी मार्केट से खरीदा था, पार्ट ए के अकॉर्डिंग, बी के अकॉर्डिंग, सी के अकॉर्डिंग। ए बी सी समझ में आ रहा है? ए सॉब है, बी परचेज है और सी क्या है, सार है। चैप्टर 3 ऑफ दिस रेगुलेशन शेल बी अप्रोप्रिएटेड विद इन अ रीजनेबल पीरियड। क्योंकि आपने मार्केट से खरीदा था, हम तुम्हें कुछ एक समय दे रहे हैं। ये जो हम जो टाइम दे रहे, इस टाइम को आप क्या करोगे, इस टाइम को आप क्या करोगे, यूटिलाइज करो, और अनएप्रोप्रिएट को क्या करो, अप्रोप्रिएट करो। भैया बिकवाओ, विच शेल नॉट बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड द एंड ऑफ द सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर। इन्होंने कहा हम तुम्हें 1 साल का समय दे रहे, सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर मतलब आज इस फाइनेंशियल ईयर में स्टैंड करें, आज हमने देखा कि भैया अप्रोप्रिएट नहीं हुआ, तो हमने आपको 1 साल का समय दिया, उस 1 साल में आप क्या करो, इसे अप्रोप्रिएट करवा दो, मतलब बेचो वेचो जो करना है आप करो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन आप चाहो तो क्या कर सकते हो, और एक्सटेंड कर सकते हो। क्या लिखा है, सेकेंड सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर, मतलब 1 साल दिया, उसके बाद एक और साल और हमने एक्सटेंड कर दिया, सब्जेक्ट टू अप्रूवल। जो ये 1 साल और तुमने एक्सटेंड किया ना, तो आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी, किसकी, कंपनसेशन कमिटी की, नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमिटी की। अब यहाँ पे उन्होंने कंपनसेशन कमिटी, याद करो हमने देखा था कंपनसेशन कमिटी आपकी कंपनी की बनती है, ठीक है। अब कंपनसेशन कमिटी बनती है या फिर नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमिटी बनती है, ये दोनों में से कोई भी एक कमिटी का काम होता है। इन दोनों में से किसी एक कमिटी से अप्रूवल ले लो उस एक्सटेंशन के लिए। अगर सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊं तो सिंपल लैंग्वेज ये है, दिस रूल स्टेट दैट एनी शेयर ब्रॉट बाय द ट्रस्ट, ट्रस्ट ने अगर कोई भी शेयर्स ले रखे थे मार्केट से जो कि एम्प्लॉय को असाइन नहीं हुए, जो एम्प्लॉय ने खरीदे नहीं है, मस्ट बी यूज, प्लीज आप इसे यूज करिए या फिर एलोकेट करिए, मतलब दे दीजिए। कैसे देंगे, जो भी प्रिस्क्राइब तरीका रेगुलेशंस में दे रखा होगा उसके अकॉर्डिंग विद इन अ रीजनेबल टाइम। नॉर्मली मस्ट बी यूज बिफोर द एंड ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, आपको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से पहले पहले इसे यूज कर लेना है, या फिर आप इसे एक्सटेंड कर सकते हो इस डेडलाइन को 1 मोर ईयर, बट ओनली विद द अप्रूवल ऑफ द कंपनसेशन या फिर नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमिटी। ये थी सिंपल लैंग्वेज में बात,
बात समझ में आ रही है? तो आप इस तरीके से भी आंसर लिख सकते हो। डन? चलिए, समझ में आ गया बच्चों? बढ़ू आगे। 13 पॉइंट क्या बोलता है? ट्रस्ट रिक्वायर्ड टू होल्ड शेयर्स। शेयर्स होल्ड करके रखना था उससे, ठीक है। इसने ये शेयर्स कहां से एक्वायर किए थे? सेकेंडरी एक्विजिशन फॉर द मिनिमम पीरियड ऑफ, अब देखो 4 साल का टाइम है, ठीक। अब ये 4 साल का टाइम आज खत्म होता है। आज मैं जा रही हूँ एज एन एम्प्लॉय, ट्रस्ट से बोलूँ कि मैं एक्सरसाइज करने आऊँ, तो ट्रस्ट बोलूँ मेरे पास तो शेयर है ही नहीं, सेकेंडरी मार्केट से रुको मैं खरीद के देता हूँ। तो यहाँ पे क्या बोला कि भैया सेकेंडरी मार्केट से शेयर्स खरीद लिए होने चाहिए ट्रस्ट ने, कम से कम मिनिमम 6 मंथ पीरियड, ठीक है। आज मैं लेने आई हूँ तो भैया जब भी एक्सरसाइज करें तो भैया उनके पास 6 महीने तक तो शेयर्स होल्ड करके रखे होने चाहिए। मतलब हम ये कह रहे हैं कि वो खरीदेगा ही नहीं, और 4 साल के टाइम पे केयरलेस तो दिखाते हैं हम, आखिरी समय पे ही जागते हैं। तो उन्होंने कहा कि 6 महीने तक की तो कम से कम उसके पास होल्डिंग होनी चाहिए। यहां तक चीज क्लियर है? ब्रैकेट एक्सेप्ट 6 महीने नहीं भी होंगे तो भी हम काम चला लेंगे। वो सर्कमस्टांसेस जो इस रेगुलेशन ने एक्सप्लेन किया, जो आप शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट और स्टैट्यूटरी शेयर रेगुलेशन पढ़ रहे हो, इस रेगुलेशन में कोई सर्कमस्टांसेस दे रखे तो 6 महीने अगर नहीं भी होते तो भी हम चला लेंगे। या फिर क्या लिखा है? आपने कहां बेचा? ऑफ मार्केट बेचा। ऑफ मार्केट कैसे बेचा ये हम 14 में अभी पढ़ेंगे। 14 आपको यही बता रहे कि ऑफ मार्केट ट्रांसफर कैसे किया जाता है, ठीक है। या फिर आपने रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म में ही बेचा। कुल मिलाकर सीन ऐसा है, 6 महीने तक ट्रस्ट को कम से कम वो शेयर्स होल्ड करके रखने जो सेकेंडरी मार्केट से उसने खरीदा हो, ताकि एक्सरसाइज करने जब आएंगे तो हम रखें और उसको दे सके। लेकिन ये 6 महीने का ड्यूरेशन एप्लीकेबल नहीं है उन सर्कमस्टांसेस में जो सर्कमस्टांसेस रेगुलेशन में बताएं, या फिर आपने कहा डील करी है? ऑफ मार्केट में डील किया, मतलब ऑनलाइन मार्केट में डील नहीं किया, ऑफ मार्केट। ऑफ मार्केट में भी डील प्रिस्क्राइब्ड है, अभी हम पढ़ेंगे। या फिर रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म में, जो रेगुलेशन नहीं बोल रखे, मतलब ये सेबी के रेगुलेशन अलाउ करेंगे तो 6 महीने वाली बात एप्लीकेबल नहीं होगी। बात समझ आ गई? चलिए, ये ऑफ मार्केट में कैसे डील करते हैं समझे। ट्रस्ट को परमिशन दे रखी है, ट्रस्ट को परमिटेड है कि वो ऑफ मार्केट ट्रांसफर कर सकता है, लेकिन फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस, इन्हीं सर्कमस्टांसेस में ऑफ मार्केट में डील करेगा। पहला क्या लिखा है? स्कीम के अकॉर्डिंग ट्रांसफर कर रहा है, स्कीम में लिखा तो इसलिए ऑफ मार्केट अलाउ है। दूसरा ओपन ऑफर, अब थोड़ा समझना। टेक ओवर, ओपन ऑफर पहली बार आया है? आ चुका है इससे पहले भी। टेक ओवर तो सुना है। टेक ओवर का अक्सर मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि कंपनी रातों रात नहीं बिकती, जिस दिन 25% आता है तो आपको बताना होता है, अनाउंस करना होता है। तो इसके लिए तुम याद रखना, अब ओपन ऑफर देना पड़ता है। मैं रिलायंस कंपनी के शेयर्स छुपके छुपके खरीद रही हूँ। आज मैंने 5% खरीदा, आज मैंने 10% खरीदा, 15% खरीदा, 20% खरीदा, छुपके छुपके खरीदी, किसी को पता नहीं। जिस दिन 25 हो गया उस दिन मैं चुपके चुपके नहीं खरीदूंगी, मैं ओपनली ऑफर दूंगी कि रिलायंस कंपनी के जितने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, मैं तुम सबको ओपन ऑफर देना चाहती हूँ कि मुझे आपकी कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं। आपकी कंपनी के शेयर्स की कीमत कितनी है? 10,000 है, मैं आपको 20,000 की कीमत देती। ओपन ऑफर दे रही हूँ ना, लालच तो देना पड़ेगा, तो महंगा ही देना पड़ेगा। 10,000 बोलेंगे तो कहेंगे मार्केटिंग में बेच ले भाई, आप आए तो कुछ अलग लेकर आओ तभी हम बेचेंगे, नहीं तो नहीं बेचेंगे। मैंने कहा 50,000 में, 20,000 में, जो भी वट। तो मैं ये खुला ऑफर दे रही हूँ, ओपन ऑफर दे रही हूँ। तो टेक ओवर में इस तरीके से ओपन ऑफर दिया जाता है। पहले बताओ क्या ये कंसेप्ट समझ में आया? कैसे पूरा टेक ओवर होता है, ये पूरा चैप्टर है सेपरेट, लेकिन क्योंकि वो टेक ओवर की बातें अलग अलग रेगुलेशन में आ जाती है इसलिए बताते रहते हैं। जैसे मर्जर अमलकमेशन हर चैप्टर में आ जाता है, टपक जाता है, वैसे ये भी टपकता है, ठीक है। चलिए अब एक बार रीड करेंगे। इन्होंने कहा ओपन ऑफर दिया, किसने ओपन ऑफर दिया? टेक ओवर करने के लिए। आईटेक्स को कोई टेक ओवर कर रहा था, ठीक। अब टेक ओवर करते वक्त सबको ऑफर दिया गया कि आओ हमें बेचो, आओ हमें बेचो। ट्रस्ट के पास भी शेयर्स रखे थे, ट्रस्ट के पास भी क्या रखे थे? शेयर्स। तो आईटेक्स कंपनी के ट्रस्ट के पास शेयर्स रखे थे, आईटेक्स कंपनी को कोई खरीदना चाहता था तो उसने ओपन ऑफर दिया। तो रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ट्रस्ट उन्हें बेच रहा है। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो ऑफ मार्केट में बेच सकता है, या तो एम्प्लॉय को ही दे रहा है ऑफ मार्केट में, या तो ट्रस्ट ऑफ मार्केट में क्या कर रहा है? टेक ओवर के ओपन ऑफर को एक्सेप्ट कर रहा है। बायबैक क्या होता है, जरा बायबैक बताओ। कंपनी खुद
आईटेक्स कंपनी कह रही है कि भैया हमने मार्केट में बहुत शेयर्स इशू कर दिए, अब हम वापस ले रहे हैं। तो ट्रस्ट भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है मेरे पास भी रखे हैं ट्रस्ट भैया, ट्रस्ट बोल रहा है तो ठीक है आईटेक्स ने ट्रस्ट से ले लिया। या फिर डीलिस्टिंग, मतलब बताओ डीलिस्टिंग का, कंपनी बॉम्बे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट थी, अब वापस से डीलिस्ट हो रहे, ठीक है। अब तुम खुद सोचो, जब कंपनी लिस्ट थी ना तो एलओडीआर लगता था, एलओडीआर का फुल फॉर्म लिस्टिंग ऑब्लिगेशन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। क्योंकि आप लिस्ट हो तो आपको पूरे डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, अगर आप डीलिस्ट हो जाओगे तो कोई डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं है, बॉम्बे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को कोई डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं है। अब तुम सोचो, तुमने एक लिस्टेड कंपनी के शेयर्स खरीदे, अभी तक तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही थी, एकदम से तुम्हें पता चला तुम्हारी कंपनी डीलिस्ट होगी, तो तुम्हारे मन में क्या आएगा, हमें कोई डिस्क्लोजर मिलने वाला नहीं है, कंपनी में क्या हो रहा है हमें नहीं पता चलेगा, तो तुम कहोगे हमें हमारे पैसे वापस चाहिए। तो रूल बोलता है डीलिस्टिंग का, पढ़ेंगे पूरा सिंगल चैप्टर। डीलिस्टिंग के रूल्स बोलते हैं, जब भी आप डीलिस्टिंग करोगे ना तो शेयर होल्डर हल्ला मचाएंगे, हमें हमारे पैसे वापस दो, तो तुम इनको एक एग्जिट अपॉर्चुनिटी देना। व्हाट डू मीन बाय एग्जिट अपॉर्चुनिटी, जिसको जाना है चले जाओ, हम तो डीलिस्ट हो रहे हैं, जिसको हमारे साथ रहना वो रहे, ऑप्शन दिया जाता है। तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को हमने एग्जिट अपॉर्चुनिटी दी कि भैया एग्जिट हो जाओ तुम शेयर होल्डर, ठीक। बायबैक में भी क्या हो रहा है, एग्जिट अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, हमारे शेयर्स हमको बेच के चले जाओ, ठीक। फिर क्या लिखा है, ये लिखा है एनी अदर ऑफ एग्जिट ऑफर, किसी भी टाइप का एग्जिट ऑफर मिलता है बाय द कंपनी जनरली टू इट्स शेयर होल्डर। हमने ओपन ऑफर का मतलब समझ में आ गया, डीलिस्टिंग में क्या हो रहा है समझ में आ गया, बायबैक समझ में आ गया, ये किसी भी टाइप का एग्जिट ऑफर मिल रहा है, मतलब शेयर होल्डर अपने शेयर्स बेच के निकल रहा है। तो इन्होंने यहां पर कहा 14 पॉइंट, अब फिर से पूरा एक्सप्लेन करूं। 14 पॉइंट बोलता है ट्रस्ट को परमिशन है कि वो ऑफ मार्केट में डील कर सकता है। ऑफ मार्केट में डील तब करेगा जब स्कीम के अकॉर्डिंग एम्प्लॉयज को दे रहा है, या फिर दूसरे रेगुलेशंस आ रहे हैं, ओपन ऑफर में मांगा जा रहा है आपसे, डी लिस्टिंग में आपको ऑफर दिया जा रहा है, बाय बैक में ऑफर दिया, मतलब ये सब ट्रस्ट से बोला जा रहा है, ट्रस्ट तुम दे दो, वापस दे दो, वापस दे दो, तो ट्रस्ट ने वापस दे दिया, तो ट्रस्ट डील कर सकता है। उन्होंने कहा कि 6 महीने नहीं भी होंगे तो भी काम चल जाएगा। 13 से कनेक्ट कर रही हूँ, 13 में बोला कम से कम 6 महीने होने चाहिए, वो सरकमस्टांसेस जो सेबी के ये रेगुलेशन अलाउ करेंगे वो उन्हें 6 महीने भी नहीं रखोगे तो भी हो जाएगा। 2 महीने ही रखे थे ट्रस्ट के पास और उसने क्या दे दिया, ओपन ऑफर में दे दिया या फिर बायबैक में दे दिया, यस दे सकता है। बात समझ में आ गई, पक्का। 15 भी कनेक्टेड है, ट्रस्ट को साफ बोला भैया तुम क्या कोई ट्रेडिंग मैकेनिज्म हो जहां पे खरीदा बेचा जाता है, ट्रस्ट क्या कोई खरीदने बेचने वाला प्लेटफॉर्म है, खरीदने बेचने वाला प्लेटफॉर्म तो स्टॉक मार्केट है, बॉम्बे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये थोड़ी ना है, सॉरी। हेंस नॉट सेल, तुम कोई भी ट्रेडिंग मैकेनिज्म नहीं हो जिसमें खरीदा बेचा जाता है, तुम्हारे यहाँ ट्रेड ही नहीं होता है, अगर तुम्हारे यहाँ ट्रेड नहीं होता तो तुम बेचोगे भी नहीं। हेंस नॉट सेल दी शेयर इन दी सेकेंडरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट में शेयर्स बेचोगे भी नहीं, ठीक है। एक्सेप्ट, जहां एक्सेप्ट बोल दे मतलब बेच सकते हो, ऊपर के ही पॉइंट्स रिपीट, बेच सकते हो कहा, इस ऑफ स्कीम एज पर स्कीम बेच सकते हो। पार्ट सी में जो दे रखा है सार भी बेच सकते हो। डीई क्या था, जनरल और रिटायरमेंट बेनिफिट, स्कीम के अकॉर्डिंग बेच सकते हो, अगर इमरजेंसी इंप्लीमेंटेशन तो बेच सकते हो। बस ट्रस्टी को बोला भैया रीजन फटाफट रिकॉर्ड कर लेना, क्या इमरजेंसी आई थी, ठीक है, और सेल कर सकते हो यूटिलाइज विद इन द डेफिनेट, जो टाइम पीरियड दे रखा है स्कीम के अकॉर्डिंग कर सकते हो। हमने ए बी सी पॉइंट पढ़ा, तुम ए बी सी पॉइंट देखोगे तो इसॉप सार जनरल रिटायरमेंट बेनिफिट एज पर स्कीम आप दे सकते हो। जनरल रूल, ट्रस्ट के पास जो शेयर्स रखे हैं सर वो इसे बेचेगा नहीं, एक्सेप्ट स्कीम में लिखा है तो बेच सकते हो। एबीसी क्लियर। फिर से रिपीट, ट्रस्ट तुम नहीं बेचोगे लेकिन बेच सकते हो कब, बाय बैक में, ऊपर भी तो पड़ा था। ओपन ऑफर से क्या क्लिक हो रहा है, वही 25% टेक ओवर। बायबैक में बेच सकते हो, ओपन ऑफर में बेच सकते हो, डीलिस्टिंग में एग्जिट ऑफर देने के लिए बेच सकते हो, या इस टाइप का कोई भी एग्जिट ऑफर। हाँ ट्रस्ट तुम नहीं बेच सकते लेकिन इन सिचुएशन में दे सकते हो क्योंकि लॉ ने ही आपको अलाउ किया है, ठीक है। रिपेइंग दी लोन, अभी ऊपर हमने कुछ अनएप्रोप्रिएटेड पढ़ा था, हमने पढ़ा था भैया अनएप्रोप्रिएटेड है, ठीक है, तो इसको एप्रोप्रिएट करने का एक समय दिया गया था। तो ट्रस्ट तुम वैसे तो नहीं बेचोगे लेकिन तुम्हारा बचा हुआ जो भी है आपको, क्योंकि लोन रिपे करना है और लोगों ने एक्साइज नहीं किया, ठीक है। अनएप्रोप्रिएट इन्वेंटरी शेयर हेल्ड बाय द ट्रस्ट इज नॉट एप्रोप्रिएटेड विद इन द टाइमलाइन, क्योंकि टाइमलाइन में नहीं हुआ तो तुम्हें फिर हक होता है बेचने का, बेच के अपने पैसे को रिकवर करो। स्कीम ही वाइंड अप हो गई तो बेचना पड़ेगा, या फिर बोर्ड, बोर्ड मतलब सेबी, सेबी बोर्ड से अप्रूवल लो, सेबी बोर्ड से अप्रूवल लो और
सेबी बोर्ड को अप्रूवल लेते वक्त जब आप एक एप्लीकेशन दोगे तो उन्हें एक फीस देना, वो फीस नॉन रिफंडेबल फीस है, वो फीस आपको वापस नहीं होने वाली, 1 लाख रुपए फीस। सेबी से रिक्वेस्ट करो कि भैया ये जो स्कीम में रखा जो पैसा है इसे हमें बेचना है, ठीक है, सॉरी शेयर्स है, इसे हमें बेचना है, क्या हम बेच सकते हैं? सेबी को फीस दो, सेबी सारी बातें सुनेगा और देख के उसे लगेगा तो वो आपको अप्रूवल दे देगा कि बेचो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्या डाउट हो गया? तो कुल मिलाकर हमने यहाँ पे 15 में सारे पॉइंट्स पढ़े। जनरल रूल, ट्रस्ट खरीदता बेचता नहीं है, एक्सेप्ट खरीद तो लिया रखा है, बेच सकता है स्कीम के अकॉर्डिंग, बाय बैक डी लिस्टिंग ये सब, लोन रिपे करने के लिए बचा हुआ जो चीज है उसे बेच सकता है, स्कीम ही खत्म हो गई तो वो अब शेयर्स रख के क्या करेगा? बेचेगा ही, और फाइनली सेबी अगर बोल देगा तो बेचेगा। लेकिन पूछो इससे एक बार, आखिरी पॉइंट, ट्रस्ट मेक डिस्क्लोजर कंप्लाई विद द अदर रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल इनसाइडर। इन्होंने कहा सेबी के एक दूसरे और रेगुलेशंस है, नाम क्या है? प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन 2015, और जो भी इसमें मॉडिफिकेशन होगा। प्लीज ट्रस्ट, तुम डिस्क्लोजर दो कि तुमने कोई भी इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं करी, आपने सेबी के इनसाइडर ट्रेडिंग जो रेगुलेशंस होते हैं उन्हें प्रॉपर तरीके से कंप्लाई किया। क्लैरिटी है? पक्का समझ में आया? ये थे पूरे 16 पॉइंट्स। क्या हो गया, इतना लेट क्यों हो गई? चलो कोई नहीं, 16 पॉइंट समझ में आ गए? बताओ बताओ, बोलो। डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, कंप्लाई किया है और कुछ भी गलत नहीं किया है, डन। ये इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो आपने कर लिया, समझ में आ गया? अब चिल्लर चिल्लर चीजें बस हेडिंग हेडिंग से समझ में आएगा। हेडिंग क्या लिखा है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एम्प्लॉय शैल बी एलिजिबल पार्टिसिपेट इन द स्कीम। क्या लिखा है ये? कौन एलिजिबल है? कंपनसेशन कमिटी बताएगी, वो डिसाइड करेगी, वो डिटरमाइन करेगी, याद है कि भैया किस किस को हमें, है ना, ये इसॉप देना है, मतलब एलिजिबल अच्छे एम्प्लॉयज ढूंढेंगे। चलो अब कंपनसेशन कमिटी के बारे में समझाया जा रहा है। कौन है कंपनसेशन कमिटी? कंपनी खुद से एक कंपनसेशन कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करती है, इसका काम है एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरिटेंडेंस ऑफ द स्कीम। चलो पहला पॉइंट क्या बोलते हैं? कंपनसेशन कमिटी कंपनी बनाएगी अगर सॉब लाने का सोच रही है, जो ये कमिटी होगा इस कमिटी का काम क्या है? 2 वर्ड यूज किए, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब पूरी मैनेज करना, स्कीम को मैनेज करना, और सुपरवाइज करना, ठीक है। नेक्स्ट, जो कंपनसेशन कमिटी है इसमें मेंबर्स कौन बैठेंगे? कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। आईटेस कंपनी ने कंपनसेशन कमिटी बनाई, उसमें रॉकेट सर, अभिषेक सर, मैं, हम ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या बैठे हैं? कमिटी बना रहे। जितनी भी कमिटीज होती हैं डायरेक्टर्स ही बैठते हैं उसमें, ठीक है। डायरेक्टर 15 डायरेक्टर, 3 4 5 6 लोगों का हमने बस ग्रुप बना दिया, उस ग्रुप को हम कमिटी का नाम दे देते। हम बस रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम सब क्या हो? डायरेक्टर्स। मैंने इन 3 लोगों की मैंने क्या बना दी? कंपनसेशन कमिटी। तुम्हारा काम क्या रहेगा? इस आपकी पूरी स्कीम को अच्छे से इंप्लीमेंट करो। तुम्हारा काम क्या? सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन और सुप्रीडेंस, मतलब पूरा मैनेज करो, तुम ही स्कीम बनाओगे, तुम ही क्राइटेरिया डिसाइड करोगे, तुम ही इसको इंप्लीमेंट कराओगे, सुपरवाइज करोगे, सारे काम ठीक से हो रहे क्यों हो रहे, इन तीनों का काम है। ये मेरी कंपनसेशन कमिटी है, डन। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है? इसमें बैठते कौन है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही होते हैं, ठीक। अब रेगुलेशन 19 के अकॉर्डिंग सेबी के एलओडीआर रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या बोल दिया? मे ऑल्सो ऑप्ट। ये 3 लोगों की और अलग कमिटी थी। ये जो 3 लोग थे, ये कमिटी कौन सी थी? नाम क्या है बताओ? इस कमिटी का काम है कंपनी में जितने भी एम्प्लॉइज है, जितने भी एम्प्लॉइज है उनका क्या संभालना? रेम्यूनरेशन का। जैसे फॉर एग्जांपल ऑडिट कमिटी है, इन लोगों का, इन 3 लोगों का काम क्या है? कंपनी के अकाउंट्स का ऑडिट अच्छे से हो जाए, ठीक है। वो 3 लोगों का क्या काम है? शोल्डर के रिलेशनशिप को मैनेज करना, तो शोल्डर रिलेशनशिप की कमिटी बना दी हमने। तो कुछ नहीं, हमने ना काम को डिवाइड कर लिया। हमने कहा भैया सारे के सारे 15-20 डायरेक्टर एक ही काम करेंगे क्या? हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड कर दी, कमिटी बना दी। कमिटी तुम्हारा कंपनसेशन संभालना, तुम्हारा रेम्यूनरेशन, तुम ऑडिट संभालना, तुम शेयर के रिलेशनशिप, शेयर होल्डर के रिलेशनशिप संभालो। तो हमने ऐसी कमिटीज बना दी। यहां इन्होंने बोला हाउएवर कंपनी में ऑल्सो ऑप्ट, कंपनी चाहे तो क्या कर सकती है? जो कंपनी में ऑलरेडी नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमिटी बनी है ना, उन्हीं को ही क्या दे दे? कंपनसेशन कमिटी का काम दे दे। या तो अलग से कंपनसेशन कमिटी बनाए,
या तो जो ऑलरेडी आपकी कंपनी में नॉमिनेशन रेमुनेशन कमेटी है उसी को ये काम दे दे। समझ में आ रहा है क्या? पहला पॉइंट, कंपनसेशन कमेटी बनाई जाती है, इनका काम एडमिनिस्ट्रेट करने का और सप्रेडेंस करने का है। सेकंड, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बनती है ये, आप चाहो तो अलग से ना बनाओ, नॉमिनेशन रेमुनेशन को ही ये वाला काम दे दो। ये जो कंपनसेशन कमेटी है ना, फॉर्मुलेट डिटेल टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द स्कीम, इन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या टर्म्स एंड कंडीशन होंगे इस स्कीम के, कितने साल काम करने के लिए बोलोगे रक्षिता दी ओमकार भाई को, 4 साल, 2 साल, 3 साल, जो बोलना है तुम्हारी मर्जी, तुम डिसाइड करोगे स्कीम की सारी टर्म्स एंड कंडीशन और जो भी शेड्यूल में दे रखा है पार्ट बी में। कंपनसेशन कमिटी फ्रेम सुटेबल पॉलिसी, तुम पॉलिसी बनाओ, तुम प्रोसीजर बनाओ टू एंश्योर दैट देर इज अ नो वायोलेशन ऑफ द सिक्योरिटी लॉ। ऑब्वियस सी बात है बच्चों, आपको ऐसा बनाना है जो रूल्स रेगुलेशन के अगेंस्ट ना हो, ठीक है। और प्लीज इंक्लूड सेबी के इनसाइडर ट्रेडिंग के रेगुलेशन, फ्रॉडुलेंट के रेगुलेशन, ये सारे के सारे आपको कंप्लाई करते रहने। कितने पॉइंट थे? 4। अगर आपसे पूछा जाता है कंपनसेशन कमेटी क्या है, दीदी हमें मीनिंग तो अच्छे से बनता है, कंपनसेशन कमेटी वो कमेटी है जो क्या करती है, पहला पॉइंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुप्रीडेंट, दूसरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बैठते हैं इसमें, और आप चाहो तो ऑलरेडी जो नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन है उसको काम ट्रांसफर कर दो। तीसरा पॉइंट, पूरा का पूरा आप डिसाइड करोगे कि भैया क्या डिटेल्स टर्म्स एंड कंडीशन है, आप पॉलिसी बनाओगे, आप प्रोसीजर बताओगे और सारे कंप्लायंसेस, इतना सारा बताना पड़ेगा। ये नहीं बताओगे कंपनसेशन कमेटी वो होती है जो 100 बनाती है, खत्म, 2 लाइन में हमारे आंसर खत्म होता है ना, ये नहीं चलेगा। समझ में आ गया? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हेडिंग बताओ। एसआर पास करना था। चलो तुम सब मेरे मेंबर, बदलते रहते हो तुम लोग, कभी डायरेक्टर बन जाते हो कभी मेंबर, अब तुम मेरे मेंबर हो, ठीक। मुझे क्या लेकर आना है, इसॉप की स्कीम, ठीक। रिक्वायरमेंट ऑफ द शेयर होल्डर अप्रूवल, स्कीम नॉट बी ऑफर टू एम्प्लॉय, मैं रक्षिता दी ओमकार भैया को स्कीम नहीं दूंगी जब तक तुम लोगों से एसआर ना पास करा लू, तुमसे अप्रूवल ना ले लू। तो पहला पॉइंट सिंपल क्या बोलता है, जनरल मीटिंग में पहले स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराओ, तब जाके इस स्कीम को लेकर आएंगे। पहला पॉइंट क्लियर है? ये एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट क्या होता है? तुम यहां पे आए कैसे? तुम्हारे घर पर ना नोटिस भेजा था मैंने, घर पे नोटिस भेजा था और नोटिस में लिखा था कि मैं सॉप स्कीम लेके आने वाली हूं, और नोटिस के साथ मैंने एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट दिया था, एक्सप्लेन किया था, रीजन दिया था क्यों एम्प्लॉय को देना जरूरी है। मतलब यहां आकर बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करने वाले अपन, मतलब घर पे ही मैंने आपको दे दिया नोटिस कि भैया आ जाना इतनी तारीख को, इतने टाइम पर इस जगह पर आ जाना, ये मैटर डिस्कस करेंगे, मैटर क्या डिस्कस करेंगे, मुझे सौंप देना है। और एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अलग से अटैच किया, ये सारी बातें पहले तो नोटिस में एक्सप्लेनेटरी अटैच किया, और एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में मैंने क्या बताया, रीजन कि भैया क्यों रक्षिता दी ओमकार भैया को देना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारी कंपनी के वैल्यूएबल लोग हैं, आगे चल के बहुत अच्छा काम करेंगे, बने रहेंगे। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ रीजन वहीं पर। यहाँ पे आके अब आप मुझसे क्या करेंगे, छोटे मोटे डाउट पूछ सकते हैं, कोई क्लैरिटी नहीं हुई तो उसे डिस्कस कर सकते हो, पूरी कहानी यहाँ नहीं समझाई जाएगी, कहानी घर से समझ कर आओ, यहाँ पे आके दिमाग मेंटल प्रिपेयर रहेगा कि भैया वोट अगेंस्ट में जाना है या फिर फेवर है। अगर कुछ छोटे मोटे डाउट है तो क्लियर कर सकते हो, क्योंकि सोचो एक मीटिंग है, मीटिंग में कितनी सारी बातें करनी, तो इतनी सारी बातें आपका यहाँ डिस्कस कर पाना पॉसिबल नहीं होता, ठीक। तो चलो पहला पॉइंट क्या बोलता है, जनरल मीटिंग में एसआर पास करोगे तभी सॉब लाओगे। दूसरा, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अनेक्स कर रहा, किससे, किसके साथ, नोटिस, द रेजोल्यूशन जो प्रपोज किया था आपने पास बाय द शोल्डर ऑफ द स्कीम शेल इंक्लूड द इंफॉर्मेशन स्पेसिफाई, उसमें वो सारी बातें उन्हें जो भी बोलेगा, सारी बातें बता दो पहले शोल्डर को, फिर वो आए मीटिंग में मन बनाकर। तीसरा पॉइंट, अप्रूवल शेयर बाय वे ऑफ सेपरेट रेजोल्यूशन, नीचे कुछ 4 केसेस दे रखे हैं, इन 4 केसेस में उन्होंने बोला भैया 4 अलग अलग एसआर पास करना है। पहले मैंने आपसे पूछा कि मैं क्या करना चाहती हूं, इसॉब लेकर आना चाहती हूँ, तो चलो हैंड रेस करो, तो 75% से तुम लोग ऐसा हाथ खड़ा करोगे। इन्होंने कहा इन 4 केसेस में 4 बार एसआर पास करना पड़ेगा, एक ही मीटिंग में 4 बार। चलो रीड करेंगे, अप्रूवल ऑफ द शोल्डर बाय वे ऑफ द सेपरेट रेजोल्यूशन इन द जनरल मीटिंग शैल बी ऑब्टेन बाय दी, इन्होंने कहा सबके लिए अलग अलग, मतलब एक बार एसआर पास किया तो सारी चीजों की परमिशन मिल गई, ऐसा नहीं होता है, 4 बार आपको एसआर पास करना। पहला, आप कौन से रूट फॉलो कर रहे हो,
सेकेंडरी, अगर सेकेंडरी कर रहे हो मतलब ट्रसी रूट है, ठीक है। सेकेंडरी एक्विजिशन कर रहे हो, सेकेंडरी एक्विजिशन के लिए अप्रूवल चाहिए, और प्लीज अप्रूवल मेंशन दी परसेंटेज। जरा मुझे बताओ, हमने कोई परसेंटेज 2%, आप 2% तक का लेकर आओगे, प्लीज इसके लिए आप अलग से एसआर पास करो। मतलब पहला एसआर इसॉप लेके आ जाऊं, ये तो है, फिर मैं सेकेंडरी से लेकर आना चाहती हूँ, इसके लिए भी एसआर पास होगा। बात समझ में आ रही है? अगर सेकेंडरी के थ्रू आ रही हूं मैं, तो एसआर पास करो, और उस एसआर में प्रॉपर लिमिट बतानी पड़ेगी। जो लिमिट स्पेसिफाइड है, वो लिमिट क्या स्पेसिफाइड है? 2%, एक साल की 2%, ओवरऑल 5%। अगर सेकेंडरी एक्विजिशन एक्सपेंड, ये क्या बोल दिया? इस पॉइंट को तुम पढ़ो, सेकंड पॉइंट को तुम पढ़ो, मुझे बताओ समझ में आ रहा है क्या? सेकंड पॉइंट तुम पढ़ोगे, काफी कुछ थोड़ा 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 सही जा रहे हो, है ना? अब मैं एक बार रीड करा रही हूँ। सेकेंडरी एक्विजिशन बाय अ ट्रस्ट, अभी सेकेंडरी एक्विजिशन की बात हो रही है। इन केस ऑफ द शेयर कैपिटल एक्सपैंड, चलिए एग्जाम्पल, पहले मेरा 1 करोड़ था, 1 करोड़ से कितना हो गया? 10 करोड़। पहले 1 करोड़ ही था, ठीक। इस 1 करोड़ के अकॉर्डिंग अगर मैं इसका 2% करती हूं, तो कितना मैं कर सकती हूँ? अगर नेक्स्ट ईयर अगर मेरा कैपिटल बढ़ जाता है, तो मैं 2% कर सकती हूँ ना हमेशा। तो अब मैं कितना कर सकती हूँ? कितना? 20 होगा ना। मतलब कि अगर कैपिटल एक्सपैंड हो रहा है, मैं 2% हूं, 2% किसका? पिछले साल का देखना है। तो उन्होंने कहा कि भैया पहले मैं 2 लाख कर पा रही थी, अब 20 लाख कर पा रही हूँ, तो कैपिटल एक्सपेंड करने का मेरी लिमिट भी बढ़ रही है ना। इन्होंने कहा देखो, कभी भी लिमिट बढ़ जाए तो याद रखना, आपका इसके अकॉर्डिंग आप 2 लाख लेके आ चुके होंगे, इसके अकॉर्डिंग आप 20 लाख लेके आ चुके होंगे, टोटल कितना हो गया? 22 लाख। कभी भी याद रखना, इसे 5% से क्रॉस मत करना। 2% तो हर साल की है ना, लेकिन कभी भी मिलाकर आपका 5% क्रॉस नहीं होना चाहिए। सब आधा 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 बोल रहे थे। आओ, हाँ, तो सेकेंडरी एक्विजिशन, अगर शेयर कैपिटल, इन्होंने कहा शेयर कैपिटल इनकेस, यहां से रीड करूं, इनकेस शेयर कैपिटल एक्सपेंड ड्यू टू अ कैपिटल एक्सपेंशन, क्योंकि आपने अपनी कैपिटल को एक्सपेंड किया है, मतलब 1 करोड़ की जगह आप 10 करोड़ आ गए हो, अंडरटेकन बाय द कंपनी इंक्लूडिंग, अब वो आपका एक्सपेंशन किसी भी तरीके से है, चाहे इक्विटी, नॉर्मली उन्होंने इक्विटी से बोला, या फिर उन्होंने बोला आप प्रेफरेंस से भी जाते हो, तो प्रेफरेंस से भी अगर आपका होता है, ये क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, किसी भी तरीके से आपका 1 करोड़ से 10 करोड़ होता है। ये 10 करोड़ कैसे हुआ? नॉर्मल इक्विटी से हुआ, प्रेफरेंस से हुआ, क्वालिफाइड किसी से भी हुआ। मेंटेन द 5%, हमेशा 5% की कैप, कैप मतलब लिमिट, हमेशा 5% की लिमिट जो प्रिस्क्राइब इस रेगुलेशन में, सच इंक्रीज कैपिटल ऑफ द कंपनी, उसे क्रॉस मत करना। क्या ये बात समझ में आ रही है? हमने हर साल अब मैं ये एग्जाम्पल चेंज करूँ, 1 साल किया, ठीक है, फर्स्ट ईयर, फिर सेकेंड ईयर 2%, फिर 2%, फिर एक बार 10 हो गया, तो सबका मिलाकर 5% तो हाईएस्ट है, उसे कभी भी क्रॉस नहीं करना। कंसेप्ट क्लियर है? अब समझ में आए क्या गलतियां कर रहे थे? ठीक है, चलो नेक्स्ट। पहला पॉइंट सिंपल था, पहला पॉइंट क्या था? सिंपल, कि भाई तुम एसआर पास करो ना, सेकेंडरी से आ रहे हो एसआर पास करो, और उसमें भी स्पेसिफाई कर दो क्या लिमिट है तुम्हारी, 2 को क्रॉस नहीं करना। सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है? एक्सपेंशन के कारण कैपिटल आपका एक्सपेंड किया, तो लिमिट आपकी बढ़ जाएगी, लेकिन कभी भी ओवरऑल 5% को क्रॉस नहीं करना। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड, ग्रांट ऑफ द ऑप्शन, ऑप्शन सिंगल लिखा तो समझ जाना इसॉप की बात हो रही है। ऑप्शन ग्रांट मतलब इसॉप दिया, या फिर सार, या फिर शेयर से एनी अदर बेनिफिट एज द केस मे बी टू एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को किसी भी तरीके का बेनिफिट दे रहे हो। क्या बोल रहे हो? सब्सिडी को दे रहे हो, होल्डिंग? इस मीटिंग में मैं डिस्कस कर रही हूँ कि मैं अपनी होल्डिंग कंपनी के एम्प्लॉयज को दे दूं क्या? इसके लिए अलग से मुझे रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। हम पढ़ रहे हैं इन 4 केसेस में अलग अलग सेपरेट एसआर पास करना है। अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज के लिए ला रही हूँ ना, तुम लोगों ने एसआर पास कर दिया, ठीक है, मैंने कहा यार मुझे ना दूसरी अपनी होल्डिंग कंपनी की भी एम्प्लॉयज के लिए लेकर आना है, लेकर आऊं तो दोबारा से मैं एसआर पास कराऊंगी। मतलब इसी मीटिंग में 2 बार एसआर पास हो रहा है, एक अपने एम्प्लॉयज के लिए डिफरेंट रहेगा, और वहां के कुछ लोगों ने अगर वहां के लिए मना कर दिया, तो भैया मैं उन एम्प्लॉयज के लिए लेकर नहीं आ सकती। बात समझ आई? इन्होंने कहा एक तीर से 2 निशाने नहीं होने चाहिए, ठीक है, 2 तीर के लिए 2 निशाने, पता चल जाए किसमें लग रहा है और किसमें नहीं लग रहा है। ठीक, चलो, ग्रांट ऑफ ऑप्शन आर शेयर बेनिफिट,
सी ABC पॉइंट समझ में आया? ए बोल रहा है भाई सेकेंडरी कर रहे थे, एसआर पास करो अलग से, ठीक। दूसरा क्या बोलता है, एक्सपेंशन हो रहा है 5% का, लिमिट का ध्यान रखना, इसके लिए भी पहले एसआर कि भैया हम कर रहे हैं, होल्डिंग सब्सिडी इन सबको देना चाह रहे हो इनके एम्प्लॉयज के लिए, अलग से एसआर। लास्ट वाला पॉइंट, हम अपने किसी ऐसे एम्प्लॉय को दे रहे हैं, क्या दे रहे हो, ऑप्शन, सार, शेयर, बेनिफिट, किसी एम्प्लॉय को दे रहे हो, वो एम्प्लॉय थोड़ा सा खास है। एम्प्लॉय क्या लिखा है, आइडेंटिफाइड। हम एक एम्प्लॉय ऐसा आइडेंटिफाइड हुआ है ड्यूरिंग एनी 1 ईयर, जिसको हमने देखा इन एक साल में आपने इक्वल या फिर एक्सीडिंग 1% ऑफ द इशूड कैपिटल। हम नोटिस कर रहे हैं कि भैया आपने 1% दे रखा है, इस एम्प्लॉय में बहुत ज्यादा मेहरबानियां दिख रही हैं। कोई खास एम्प्लॉय है, रक्षिता दी को हम बहुत ज्यादा ही शेयर्स दे रहे हैं, एक्सक्लूडिंग इस शेयर जो हमने इसको दिया उसमें हम इसको काउंट ही नहीं करेंगे। क्या काउंट नहीं करेंगे, वॉरेंट जो कन्वर्ट होकर आता है और जो भी कन्वर्टेबल चीजें होंगी, डिबेंचर ऑफ द कंपनी एट द टाइम ऑफ ग्रांट। नोटिस दिया किया गया कि जब आप ऑप्शन दे रहे हो तो ऑप्शन देते वक्त हमने देखा इन एक सालों में किसी एक सॉरी किसी एक ऐसे एम्प्लॉय को हम देख रहे हैं जिसको आपने 1% या फिर उससे ज्यादा शेयर्स दे रखे, तो ऐसे आइडेंटिफाइड एम्प्लॉयज को फिर से देने आ रहे हो ना ऑप्शन, अलग से एसआर पास करो। अब उस आइडेंटिफाइड लोगों के लिए लोग हाँ भी बोल सकते मेंबर्स और ना भी। अलग से सेपरेट रेजोल्यूशन पास कराने के पीछे लॉजिक बस इतना है, ये बात अलग है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे इंपॉर्टेंट ट्रीट करो, अलग से एसआर पास करो। समझ में आए, लोगों को समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि मैं सबको दे रही हूँ, तुम लोगों को पता ही नहीं किसी एक को मैं हमेशा से देते जा रही हूँ देते जा रही हूँ देते जा रही हूँ। तो अगर मैं कहूंगी सैबी ने बोल देना अलग से, अब तुमने बोल दिया हाँ सबको दे दो, अब मैं कहूंगी रुको दोबारा से एसआर पास करना है इसे एक एम्प्लॉय को अलग से, तो तुम पूछोगे इसे एक एम्प्लॉय को अलग से क्यों, क्योंकि सेबी के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा उसके पास शेयर है, तुम्हारी नजर रहेगी, ऐसे एम्प्लॉय को कहीं तुम मालिक बना दोगे, मालिक तुम्हारे साथ बैठने लगेगा, तुम भी तो मालिक थे ना, तुम्हारे साथ उसका डिसीजन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कल को, क्योंकि वोटिंग पावर ज्यादा आ जाएगी ना उसके पास, जितने ज्यादा शेयर्स दोगे आप उसे, ठीक है। तो सोच समझ के फिर एसआर पास करोगे, इस कारण से सेपरेट सेपरेट एसआर पास करवाए जा रहे हैं। क्लैरिटी है पक्का? चलो वापस से हेडिंग, शोल्डर अप्रूवल एसआर पास करवाना ही है, ठीक है, तभी इसॉब ला पाओगे। सेकंड, नोटिस के साथ एक्सप्लेनेटरी अटैच करके देना। थर्ड क्या बोलता है, नीचे ये 4 केसेस में 4 सेपरेट रेजोल्यूशन, ठीक है। सिचुएशन जिसकी हो, अगर सिचुएशन नहीं तो नहीं करवाना, ऐसा कोई एम्प्लॉय नहीं है जिसको 1% से ज्यादा है तो नहीं करवाना पड़ेगा, सिचुएशन से, ठीक है। पहला, सेकेंडरी एक्विजिशन से आ रहे हो, एसआर पास करो, और प्लीज एसआर में स्पेसिफाई करो कितने परसेंट तक का, ध्यान रखना 2% से ज्यादा नहीं एक साल में। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, कैपिटल एक्सपेंशन के कारण आपको भी एक्सपेंशन मिल रहा है, कर लो, 5% का भी क्रॉस नहीं करना। सी क्या बोलता है, होल्डिंग सब्सिडी को देना चाहते दे सकते हो, एसआर पास करो। डी क्या बोलता है, एसआर पास अलग से करवा के देना है। डन। नेक्स्ट हेडिंग, आज मैंने स्कीम तैयार करी, तुम सारे शोल्डर के सामने स्कीम रखी और तुमसे पूछा क्या ये सॉफ्ट स्कीम मैं दे दूं, तुमने बोला हाँ दीदी हमने एसआर पास कर दिया दे दो। अब मैं उसके बाद इस स्कीम के टर्म्स एंड कंडीशन को क्या कर रही हूँ, बदल रही हूँ। बुरा लगेगा नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा। फिर से पूछना पड़ेगा तुम लोगों से कि चेंज कर लूं क्या, तुम हाँ बोलोगे तो मैं चेंज करूंगी, तुम ना बोलोगे तो चेंज नहीं कर सकती, ठीक। चलो, वेरिएशन ऑफ द टर्म्स ऑफ द स्कीम, क्या स्कीम को चेंज किया जा सकता है टर्म्स एंड कंडीशन को, हाँ, लेकिन अप्रूवल लेनी पड़ेगी। अ कंपनी में बाय स्पेशल रेजोल्यूशन वेरी द टर्म्स ऑफ द स्कीम, हाँ कंपनी टर्म्स एंड कंडीशन को चेंज कर सकती है, लेकिन एक बार आपने जो अर्लियर रेजोल्यूशन फॉर द जनरल बॉडी से पूछा था, नॉट येट एक्साइज बाय द एम्प्लॉय। कंडीशन पहले तो उन्होंने ये बोला कि भैया देखो स्कीम बदलने तभी देंगे जब एम्प्लॉय ने, पूछना तो पड़ेगा, 4 साल हो गए, ठीक 4 साल हो गए, आज तुम एक्साइज करने आए हो, अब तुम एक्साइज करो तब स्कीम बदल दूंगी क्या, स्कीम तब बदलना जब एक्साइज ना हुआ और पूछ के बदलना। सच वेरिएशन इज नॉट प्रेजुडिस टू द इंटरेस्ट ऑफ द एम्प्लॉय, हार्मफुल नहीं होने चाहिए, ठीक है, किसके लिए, एम्प्लॉयज के लिए। पहला, इन्होंने क्या बोला, कंपनी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके वेरी कर सकती है, लेकिन प्लीज ध्यान रखना
तब वेरी करे जब एम्प्लॉय ने एक्साइज ना किया हो, और जो भी वेरी आप कर रहे हो टर्म्स एंड कंडीशन वो हार्मफुल ना हो एम्प्लॉयज के लिए। बात समझ में आ गई? तो पहले ही पॉइंट में 3 बातें बोली उन्होंने, एसआर पास करना, तब बदलना, 4 साल के पहले एक्साइज ना हुआ, और जो भी चेंजेस है वो हार्मफुल नहीं होने। ये तीनों बातें लिखनी है हमें। नेक्स्ट, कंपनी शेल एंटाइटल टू वेरी टर्म्स ऑफ द स्कीम टू मीट द रिक्वायरमेंट। ये क्यों चेंज कर रही है? क्यों चेंज करिए? क्योंकि कुछ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन, रेगुलेशन ही बदल जाते हैं। अभी तुमने देखा ना रेगुलेशन के अमेंडमेंट्स आ गए, तो इन्होंने कहा भैया रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, लॉ बदल गया, इस कारण से चेंज किया, फिर आपको शेल्डर से पूछने की जरूरत नहीं है। अगर आप खुद से कर रहे हो तो पूछो, लेकिन आप खुद से नहीं कर रहे हो, लॉ अमेंड हो गया जिस कारण से आपको रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए स्कीम बदलनी पड़ रही है, तो आपको शेल्डर से पूछने की जरूरत नहीं है। कब पूछना और कब नहीं पूछना, डिफरेंस समझ में आ रहा है? थर्ड पॉइंट, प्रोविजन जो रेगुलेशन 6 दे रखा है, शोल्डर अप्रूवल शेल अप्लाई सच वेरिएशन ऑफ द टर्म्स ऑफ द अप्लाई ओरिजिनल ग्रांट। इन्होंने कहा जो भी शोल्डर है कि जो अप्रूवल है ऑफ दिस रेगुलेशन शेल अप्लाई सच वेरिएशन ऑफ द टर्म्स एज मे बी अप्लाई टू ओरिजिनल, वैसे ही शेल्डर की अप्रूवल लगेगी जैसे नॉर्मल ओरिजिनल ऑप्शन देते वक्त लग रही थी। फर्स्ट टाइम जैसे एसआर पास कराया था ना, जब आप अब जा रहे हो चेंजेस करने के लिए, तो एसआर वैसे ही पास करवाया जाएगा जैसे पुराना वाला करवाया गया था। क्लियर है? नेक्स्ट, नोटिस ऑफ पासिंग द स्पेशल रेजोल्यूशन फॉर वेरिएशन ऑफ द टर्म्स डिस्क्लोज इन द फुल डिटेल। जब आप नोटिस दोगे दोबारा से मीटिंग बुलाने के लिए, एसआर पास करने के लिए, उसमें फुल डिस्क्लोजर होना चाहिए। नेक्स्ट, कंपनी में रिप्राइज, आप टर्म्स एंड कंडीशन बदल रहे हो, उस टर्म्स एंड कंडीशन में प्राइस भी बदल सकते हो, लेकिन स्कीम आप तभी ये प्राइस बदलना जब आपको लग रहा है कि आपकी स्कीम में जो प्राइस है ना वो अनअट्रैक्टिव है, हमें नहीं लगता कि एम्प्लॉय खरीदेगा, क्योंकि मार्केट में हमारी कंपनी के प्राइस क्या हो गए, गिर गए हैं। तो हम अपनी स्कीम को अट्रैक्टिव बनाने के लिए हमने कहा था कि हम 100 रुपए में दे देंगे, क्योंकि हमें लग रहा था हमारी कंपनी के शेयर कल को 10,000 5,000 के होने वाले, लेकिन हमें दिखा कि भैया हमारी कंपनी के जो मार्केट में प्राइस है वो गिर रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, प्राइस में थोड़ा सा चेंज लाना चाहिए। क्या कर सकती हूँ, 50 रुपए रखूंगी ना और सस्ता करूंगी ना। अगर मार्केट में मेरी वैल्यू गिर गई तो मुझे प्राइस को और सस्ता करना पड़ेगा ताकि अट्रैक्टिव दिखे। अगर आपकी स्कीम अनअट्रैक्टिव दिख रही है तो प्राइस भी चेंज किया जा सकता है। ठीक, कंपनी एंश्योर रीप्राइसिंग नॉट, बस महंगा मत कर देना। आप 100 की जगह बोल रहे हो 150 करेंगे, भाई नालायक ही हो फिर तुम, वैसे अनअट्रैक्टिव थी और अनअट्रैक्टिव हो जाएगी। तो उन्होंने कहा भैया एम्प्लॉय के अगेंस्ट नहीं होने चाहिए। अप्रोच शोल्डर बाय स्पेशल रेजोल्यूशन हैज बीन ऑब्टेन, प्लीज एसआर तो पास करना पड़ेगा रीप्राइसिंग के लिए भी। क्लैरिटी है? क्या आप अपनी स्कीम को बदल सकते हो? हाँ, उसके लिए एसआर पास करना पड़ेगा, लेकिन जब तक एक्साइज ना हुआ हो, और टर्म्स एंड कंडीशन बिल्कुल भी डिटरमेंटल नहीं होनी चाहिए, हार्मफुल नहीं होनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के कारण करे तो लेने की जरूरत नहीं। थर्ड पॉइंट, वैसे लेना जैसे पहले वाला लिया था। फोर्थ वाला पॉइंट क्या बोलता है, पूरा नोटिस में डिस्क्लोजर दे देना क्या करने वाले हो। इवन प्राइस भी बदल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। प्राइस बदलने वाली सिचुएशन तब आएगी जब मार्केट में आपके प्राइस गिर गए हैं और आपकी स्कीम बहुत अनअट्रैक्टिव दिख रही है, तो आप कुछ भी प्राइस रखना लेकिन हार्मफुल नहीं। और प्लीज प्राइस भी बदलने के लिए आपको एसआर तो पास करना पड़ेगा, वेरी कर रहे हो। क्लैरिटी है? लास्ट, इसके बाद छोड़ दूंगी। क्या लिखा है, स्कीम बंद हो गई, चलो मैट्रस, स्कीम बंद हो गई, अब स्कीम को विड्रॉ करना पड़ा, खत्म हो गई, तो या तो इस स्कीम में मेरे पास पैसा रह गया, या तो स्कीम में क्या रह गया, शेयर्स, कुछ भी रह सकते, एक्साइज करने नहीं आए लोग, ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है। इनकेस स्कीम का वाइंड अप हो गया है, बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द कंपनी, तो इस ट्रस्ट के पास या तो बच गया एक्सेस मनी, या तो रह गया शेयर्स रिमेनिंग विद द ट्रस्ट। मैं ट्रस्ट, मेरे पास या तो पैसा या तो शेयर, दोनों में से कुछ भी एक बचा है। तो एक काम करो, पैसे को तो यूटिलाइज कर लो फॉर द रिपेमेंट ऑफ लोन, उधार लिया था कंपनी से, चुका दो। या फिर शेयर्स बचे तो शेयर्स को क्या करूंगी, ट्राई करो डिस्ट्रीब्यूट करने का एम्प्लॉइज को, और सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ द शेयरहोल्डर ट्रांसफर टू अनदर स्कीम, या तो क्या करो दूसरी स्कीम में से ट्रांसफर कर दो अंडर दीज रेगुलेशन रिकमेंडेड बाय द कंपनसेशन कमेटी। वापस अगर पैसा है या शेयर है, क्या करना है, पैसे से लोन चुका देंगे, शेयर्स है तो ट्राई करेंगे, पहला पॉइंट एम्प्लॉय को दे देंगे,
या फिर शेयर की अप्रूवल लेकर हम अनदर स्कीम, इसॉप था परचेज स्कीम में पलटा दो, या तो रिटायरमेंट बेनिफिट, किसी भी बेनिफिट में उसको आप पलटा सकते हो। लेकिन हाँ, ये जो ट्रांसफर करने वाली बात है वो एक बार कंपनसेशन कमेटी बोलेगी तो ही करेंगे, अदरवाइज नहीं। क्लैरिटी है? यहां पर अपनी सभा को हम करते हैं समाप्त। क्लैरिटी है बच्चों? पक्का?